Now see, we are about to start with 12th physics chapter number 6, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, अभी याद रखिए, सबसे पहला इस वर्ड को अगर हम लोग समझेंगे सुपरपोजिशन, तो फिज़िक्स के हिसाब से अगर समझने जाए तो इसका बहुत डेंजरस डेफिनेशन है, लेकिन अगर इसको सिंपल वे में वर्ड टू वर्ड अगर समझना है तो हम लोगों को इजीली समझ में आ रहा है। सुपर इज़ रिलेटेड टू सुपीरियर। सुपीरियर मतलब क्या? जो अपने से ऊंचे या ऊपर के पोस्ट पे रहता है। तो याद रखो, सुपर पोजिशन मतलब क्या? यानी वो पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन की जो वेव्स होती है। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो पानी। याद रखो, पानी के अंदर जो लहरें आ रही है, अंदर मूवमेंट है लेकिन ऊपर वेव्स है। क्यों? समझ में आ रहा है? तो वेव जो फॉर्म हो रही है, क्रिस्ट एंड ट्रफ जो फॉर्म हो रहा है, वो सिर्फ ऊपर के लेयर पे ही हो रहा है। तो ऐसे वाले वेव्स को पढ़ेंगे हम लोग, और इसीलिए बोला गया है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अभी 6.1 जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट, याद रखो उसके अंदर बहुत सा वो चीज़ें या वो टॉपिक्स को उसने कवर किया है जो उसने कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का 6.1 एंड इवन 6.2 का कुछ हिस्सा भी उसमें कवर हो जाएगा। समझ में आया? तो इन शॉर्ट 8वां क्वेश्चन ख़त्म होने तक इंशाल्लाह हम लोगों का जो है 6.1 तो हो ही जाएगा, लेकिन 6.2 का 40% तो भी कवर हो जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ अ वेव मोशन। अब देखो, व्हाट इज़ अ वेव मोशन। वेव मोशन मतलब क्या? It is a disturbance traveling through the medium due to continuous vibration of particles of medium, and it is a phenomena of transfer of energy without transfer of matter. तो ये होता है क्या? वेव मोशन। ठीक है, कुछ समझा? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने रस्सी ले लिया, रस्सी का एक एंड दीवार पे बांध दिया और एक एंड मेरे हाथ में है। अब मैं अगर उसको मूव करता हूँ तो रस्सी जो है वेरियस पार्टिकल से बनी है, पार्टिकल ए बी सी डी। सपोज करो यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है सपोज करो सी। अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि इसमें मूवमेंट है। ठीक है, हालांकि काइनेटिक एनर्जी वर्ड आपके बुक में यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक एनर्जी जा रही है, मे बी इट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जा रही है इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन अ वेव फॉर्म, लेकिन पार्टिकल तो वहीं पर है, वहीं के वहीं वो ऊपर नीचे हो रहा है। आई मीन टू से ऑसिलेट हो रहा है। पार्टिकल नहीं जा रहा है, मगर क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो याद रखो यहाँ पर क्या लिखा है, समझ में आ गया? देखो यहाँ पर आंसर ऐसा लिखा है, व्हेन वेव प्रोपगेट्स। प्रोपगेट्स मतलब क्या? यानी फैलना या आगे बढ़ना। ठीक है, प्रोपगेट्स, इट इज़ द एनर्जी विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर एंड नॉट द पार्टिकल। तो ये आप लोगों को याद रखना है, यही 6.1 में शुरुआत में बोला है। पार्टिकल्स विल ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। ये अपनी मीन पोजिशन पे जो है, या मीन पोजिशन के मुताबिक जो है, सपोज करो ये मीन पोजीशन है, समझ में आया? इसके लिए ये मीन पोजीशन है, तो ये अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है ऑसिलेट करेंगे, कभी नीचे जाएगी कभी ऊपर जाएगी। याद हो कि हमेशा ऊपर नहीं रहेगा, कुछ सेकंड के बाद ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है? तो ये ऊपर नीचे होते रहेगा। तो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा लेकिन आगे नहीं जाएगा। आगे क्या जाएंगी? एनर्जी। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये इस वेव में हम लोग डिस्टर्बेंस, इस वेव के ज़रिए से डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल, अब यहाँ पर कुछ नहीं था, हम लोग सब खामोश बैठे थे। फॉर एन एग्जांपल, तो यहाँ का जो मीडियम है, मीडियम मतलब क्या? द पाथ थ्रू विच वेव्स ट्रैवल, बराबर है। जैसे हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में साइंस 1 में पढ़े थे, क्या? रेयर मीडियम और डेंस मीडियम पढ़े थे, बराबर है क्या नहीं? तो याद रखो, ये यहाँ पर एयर मीडियम जो है, यानी एयर के पार्टिकल से एक मीडियम बना है। वो रेयर है कि डेंस से, फिलहाल हम लोग को उससे लेना देना नहीं है। जब तक का मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, यहाँ पर हवा का मीडियम जो है नॉर्मल है। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला तो मेरी साउंड जो है एक वेव फॉर्म में आगे आप तक का पहुँच रही है। जो आवाज़ यहाँ से निकल रही है वो क्या कर रही है? एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। समझ में आया? तो याद रखो, वेव्स क्या करती है? पार्टिकल्स के बीच में
डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, और वो डिस्टर्बेंस जो है वो एनर्जी लेकर, यानी एनर्जी की वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं। कुछ समझ आ रहा? साउंड एनर्जी ने एक पार्टिकल को धक्का मारी, वो आगे वाले को, वो आगे वाले को, वो आगे वाले को, ऐसा करते करते जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। तो वेव के प्रोपगेट होने से या मूव होने से, ठीक है, क्या हो जाता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। बोले इतना समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेकंड वाला पूछते, मेरा मतलब क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ अ वेव पल्स। अभी देखो पल्स क्या होता है, एकदम सिंपल। ये एक रस्सी ली है हम लोगों ने, ये समझ लो एक जगह पे बांध दिए, ये एक रस्सी है, और उसको खाली बस एक बार ऐसा मूव करें, समझ आया? जैसे हम लोग ऐसा झटकते हैं ना कपड़ा, ऐसा झटकेंगे तो क्या होगा? एक ही वेव बनेगी और वो आगे कंटिन्यू होगी, ऐसी फॉर्म में जाती है, नीचे नहीं आएगी, ऐसी फॉर्म में जा रही है, उसको बोलेंगे क्या? वेव पल्स। कुछ समझा? नीचे नहीं जाएगी। अभी मेरा रस्सी नहीं है, नहीं तो मैं करके दिखाऊँ तुम लोग, ऐसा झटका देते ना तो एक ही फुर्र करके जाती है। करे कि नहीं करे? हुआ होगा। तो वो होता है क्या? वेव पल्स। या हम इन शॉर्ट बोलेंगे ओनली वन वेव इज बीन क्रिएटेड इज नोन एज अ वेव पल्स। हाँ, आंसर बोला गया है, अ वेव पल्स is referred as one time disturbance, or when only one wave is produced is known as wave pulse। समझ में आया? हाँ, वेव पल्स आगे आने वाला है, 6.2 के अंदर आने वाला है, राइट हैंड साइड में आने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ। इसके बाद आता है व्हाट आर, वन टाइम पल्स, वन टाइम डिस्टर्बेंस। हाँ रुक जा 1 करके 3 कर डाली तूने। वेव पल्स इज रिफर्ड एज वन टाइम डिस्टर्बेंस। वन टाइम डिस्टर्बेंस, समझ में आया? यानी कि जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो वंस ही खाली डिस्टर्ब होते हैं, इसके लिए उसको बोला गया है वेव पल्स। ठीक है। और व्हेन ओनली वन वेव इज प्रोड्यूस्ड, और ओनली, दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है? ओनली, और ओनली वन वेव इज प्रोड्यूस्ड। इतना समझा? हाँ। अब दूसरा देखो, सॉरी तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। अभी वेव्स की कौन कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज़ है। अब कॉमन प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या? मतलब कि उसकी कुछ खूबी या वेव प्रोड्यूस होने से हम लोगों को क्या क्या बातों का पता चल सकता है, यानी वो उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो हम लोग को क्या क्या पता चल सकता है? तो देखो, एक मिनट जाओ, ये रब कर देता हूँ। हाँ, अभी देखो क्या 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 बातों का पता चलेगा। ओके फाइन, स्टार्ट। सबसे पहला होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये कैपिटल ए से डिनोट होता है। ये ऑसिलेशन चैप्टर में उन्होंने कई बार देख चुके हैं। एम्पलीट्यूड मतलब क्या कि बोलते ना, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस पार, मतलब समझ आएंगे, अपनी मीन पोजीशन से पार्टिकल, हाँ, मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करता है, टोटल नहीं, मैक्सिमम डिस्टेंस जो वो ऑसिलेशन के टाइम पे कर रहा था, मालूम है? वैसे मीन पोजीशन पे रहेगा तो ये मैक्सिमम रहेगा, याद है? फिर वो मैक्सिमम यहाँ, तो ये हो गया इस साइड का एम्पलीट्यूड, ये रह गया इस साइड का एम्पलीट्यूड। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग वेव फॉर्म में इसको समझना चाहते हैं, सपोज इसको ऐसा समझना चाहते हैं, तो याद रखो ये मीन पोजीशन है अगर, तो यहाँ से यहाँ जो है ये इस साइड का एम्पलीट्यूड हो गया और ये इस साइड का एम्पलीट्यूड हो गया। बोलो समझा? तो इन शॉर्ट वेव से हमको क्या पता। और अगर आप गौर करेंगे तो अगर हम कोई रस्सी को एक जगह पर रिजिड सपोर्ट से अगर हम लोगों ने इसको बांध दिए, ठीक है, रिजिड सपोर्ट से बांध दिए, और यहाँ से अगर हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी से, या हम ये बोलेंगे कि सेम स्पीड से, ठीक है, या सेम पावर से रस्सी को अगर ऐसा वेव फॉर्म में मूव कर रहे हैं, तो आपका एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा। यानी समझ लो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर, समझ में आ गया? तो वो सेम ही रहेगा। तो ये याद रखो। और देखो, ये ऊपर वाले को बोलते हैं क्रिस्ट, इसको बोलते हैं ट्रॉफ, समझ में आया? जो नीचे की तरफ जाता है, हाँ, ये माइनस में जा रहा है अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो पहला क्या समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, विच इज बीन डिनोटेड बाय कैपिटल ए विदाउट ब्रैकेट। हाँ, मैंने ब्रैकेट ऐसे डाला हूँ, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है इन मीटर्स। वापस से देखो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, डिनोटेड बाय कैपिटल ए।
ठीक है। अब दूसरा याद रखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, यानी वेव के चलने से कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमको पता कर चल सकता है वो बोला गया है। अब तीसरा क्या है, सॉरी दूसरा होता है वेवलेंथ। दूसरा क्या होता है, वेवलेंथ। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप बोल रहे हो कि सर ये कहाँ पर अभी ज़बरदस्ती का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आने वाली है, इसीलिए बेहतर है कि क्वेश्चन के साथ साथ इन लोगों को भी निपटा दिया जाए, ठीक है। तो याद रखो ये क्या होता है, वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ क्या होता है, देखो ये जो हम लोग ऐसा वेव बना रहे हैं, ठीक है। वेवलेंथ मतलब क्या, जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्रिस्ट, दो सक्सेसिव क्रिस्ट के बीच में का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लैम्डा, या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में का डिस्टेंस, कुछ समझ में आ रहा है। वेव लेंथ बोला है, लेंथ यानी कि एक वेव से दूसरे वेव यानी अपर वाले तो वो है क्रिस्ट, तो दो वेव के बीच में का डिस्टेंस जो है उसको बोलेंगे सेंटर टू सेंटर, समझ में आ गया। तो ये रहेगा ऐसा, तो ये यहाँ का भी ये भी लैम्डा ही रहेगा। अरे समझा कि नहीं, तो हम लोग वेवलेंथ के लिए क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू, एक और दो, टू सक्सेसिव मतलब क्या, अब ये तो तीसरा है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ और यहाँ का, नहीं, सक्सेसिव मतलब क्या, एक के बाद एक वाला, हाँ यानी उसके बाजू वाला, समझ में आया, तो वो हो जाएगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ, TROUGH, ठीक है, इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ वेव, इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ वेव, ठीक है। और इसको किससे डिनोट किया जा सकता है, लैम्डा से, ठीक है। वो इसकी साइन ये है विदाउट ब्रैकेट्स, वो तो मैंने ऐसे ही बना दिया। इसके बाद इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट, वो होता है मीटर्स, याद रखो इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर। इसके बाद होता है, अब ये वाले टर्मिनोलॉजी से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हो, वो क्या है, वो है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि देखो फिर बोल रहा हूँ, हम लोग क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स के जनरेट होने से और क्या क्या चीज़ें हमको पता चल सकती है, या हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में स्टडी कर सकते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसमें से एक है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एक सेकंड में कितने वेव्स फॉर्म हो रहे हैं, एक सेकंड में 10 हो रहे, 2 हो रहे, कितना हो रहा है, समझ में आया। अगर सपोज करो वेव्स के क्रिस्ट और ट्रफ काफ़ी बड़े हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, लेकिन कोई वेव ऐसा फॉर्म हो रहा है जिसमें क्रिस्ट और ट्रफ काफ़ी करीब है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। तो सपोज करो ये एक सेकंड में सपोज करो कि 2 ही वेव बना रहा है, पता चला ये 10 वेव बना रहा होगा, समझ में आया। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, जितना कम वेवलेंथ उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। अब समझ में आ गया, ये भी एक रिलेशन चाहे तो बोल सकते हैं, तुम लोग को समझ में आ रहा है। तो एनीवे फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से करेंगे, समझ, और n = 1/t अपन ये बोलते हैं, फॉर्मूला अपने पास है, हाँ कैपिटल T, समझ में आ गया। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एक सेकंड में कितने वेव्स फॉर्म हो रहे हैं या कितने क्रिस्ट एंड ट्रफ फॉर्म हो रहे हैं उसको बोलेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। यह हो गया। इसके बाद आता है क्या, द नेक्स्ट एंड द फोर्थ वन, इसका नाम क्या है, पीरियड। अब ये तो आप लोगों को पता है, पीरियड मतलब क्या, हाँ, एक ऑसिलेशन के लिए, या मैं ऐसा बोलूँगा कि एक क्रिस्ट और एक ट्रफ फॉर्म होने के लिए कितना टाइम लगा उसको बोलेंगे क्या, बोलो, पीरियड। इट इज़ बीन डिनोटेड बाय कैपिटल T और n = 1/t, ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बोले थे। तो समझ में आया, इसके बीच में ये रिलेशन होता है, समझ में आया कि एक क्रिस्ट और एक ट्रफ फॉर्म होने के लिए कितना टाइम लगा। वो मिनी सेकंड भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। इतना समझा, अरे इतना समझा कि नहीं, ठीक है। अब ये हो जाता है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ वेव प्रोपगेट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन वेव प्रोपगेट। अभी देखो वेव प्रोपगेट होना मतलब क्या, फैलना,
अगर वेव प्रोपगेट हो रहा है तो क्या हो रहा है? अगर वेव प्रोपगेट हो रहा है तो याद रखो साथ ही साथ कोई ना कोई एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है या प्रोपगेट हो रही है। जैसा अब मैं बोल रहा हूँ तो साउंड एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। हाँ, अगर मैं सपोज करो क्या बोलते हैं इसका नाम, पत्थर पानी में डाल रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, वाटर की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वाटर के अंदर, वगैरह वगैरह। समझ में आया? पार्टिकल मूव होगा क्या? पानी का पार्टिकल मूव हो रहा है क्या? पार्टिकल मूव नहीं हो रहा है। मूव मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा होगा, मे भी थोड़ा सा डिस्प्लेस भी हो रहा होता, लेकिन वो उस एनर्जी के साथ फ्लो होते हुए एंड तक नहीं पहुंच रहा है। बोलने का मतलब ये है। समझ में आ गया? तो याद रखो व्हाट हैपन व्हेन अ वेव प्रोपगेट्स। तो याद रखो व्हेन द वेव प्रोपगेट्स it is the energy which has been transferred from one point to other and not the particle will oscillate about its own या mean position। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ, व्हाट आर मैकेनिकल यानी मैकेनिकल वेव्स। हाँ, जरा ध्यान से देखो, चौथा पांचवा, छठा और सातवां एक दूसरे से लिंक्ड है, तो एक साथ मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी इंडिविजुअली चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स। ज़रा ध्यान से सुनो। वेव्स को बाइफरकेट या डिवाइड करने के या उसके टाइप्स जानने के लिए बहुत सारे वे से हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं वेव को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ ऑन द बाय मीन्स ऑफ मटेरियल मीडियम। ठीक है, मतलब क्या? जरा ध्यान से सुनो। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल मीडियम वेव्स कुड बी डिवाइडेड इनटू टू। एक होता है क्या? एक होता है मैकेनिकल वेव्स और दूसरा होता है क्या? इलेक्ट्रो। अरे ये तो चल ही नहीं रहा है। हाँ यार, तो कोई देखेगा दूर से बोला ट्रो क्यों लिखा? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। हाँ, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। समझ में आया? जरा ध्यान से सुनिए, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। अगर मैं अभी आपको जो बोल रहा हूँ, ये साउंड वेव्स जो क्रिएट हो रही है आप तक पहुँच रही है, इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। फिलहाल यहाँ पर मीडियम है एयर मीडियम, तो याद रखो एयर मीडियम के ज़रिए से मेरी साउंड आप तक पहुँच रही है। तो मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्ड सर्टन क्या? मीडियम। याद रखो। समझ में आया? व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज नोन एज मैकेनिकल वेव्स। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर मीडियम मिला तो भी चलेगा, नहीं मिला तो भी चलेगा। मतलब क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, यानी मिला तो भी चलेगा, लेकिन मीडियम नहीं भी है तो भी चलेगा। मतलब समझ में आया? हाँ, इसको नॉन मैकेनिकल भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोल सकते हैं। वेरी गुड, आपने याद दिला दिए। और इसको क्या बोलेंगे? नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाता है, आपको मीडियम की इतनी ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? हाँ, अभी तो ये हो जाता है क्या? व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। उनके फैलने के लिए उनको मीडियम चाहिए। बेस्ट एग्जांपल साउंड का एक एग्जांपल मैंने दे दिया और उसके अंदर क्या हो गया? समझ में आ गया? ये मीडियम। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्या? 6 वाला, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये अभी मैंने बोला था, जो आपने अभी बोले कि नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अरे सॉरी नॉन मैकेनिकल। अल्लाह कितना सारा एडिट करना पड़ेगा। अरे वो ध्यान नहीं था मेरा। हाँ, मटेरियल मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या? हाँ, तो व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? दोज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, उसको बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक वेव्स। अभी याद रखो, इसके अंदर इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? विजिबल लाइट, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, यूवी रेज, ये सारे जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव्स में इंक्लूड होंगे। इतना समझा?
इसके बाद आता है द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, हाउ आर मैकेनिकल वेव्स डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी ज़रा देखो, इसको समझने के लिए थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ेगा, ज़रा ध्यान से सुनो। हाँ, एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूँ, हटा दूँ। अभी देखो ज़रा ध्यान से सुनो, यानी ये बोल रहा है ये और ये इससे अलग कैसे, है ना, डिफरेंस है। तो देखो इसके अंदर डिफरेंस के लिए हम लोग क्या बोल देंगे कि इसको मीडियम की ज़रूरत है। बगैर मीडियम के वैक्यूम में अगर मैं आपको आवाज़ दूँ, मुझे आप आवाज़ दो बाजू में भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड को प्रोपगेट होने के लिए मीडियम चाहिए। वैक्यूम में देयर इज़ नो मीडियम, कोई गैसेस नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई एयर पार्टिकल नहीं है, तो इसीलिए साउंड प्रोपगेट नहीं होगी, फैलेगी नहीं। इतना नज़दीक भी खड़े रह के बोलेंगे इनको, नहीं होंगी। समझ में आया? नहीं हो वायर्स इट डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। बोले समझा? इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम या मटेरियल, ज़रूरी नहीं। समझ में आया? रहा तो ठीक, नहीं रहा तो कुछ ठीक है। अब दूसरा, अब ज़रा ध्यान से देखो इसके अंदर क्या हो जाता है। हाँ, इसके अंदर मैकेनिकल, इसमें हम लोग दो टाइप के वेव्स देख सकते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल। इसमें सिर्फ ट्रांसवर्स होता है। अभी ट्रांसवर्स क्या है, लॉन्जिट्यूडनल क्या है, ये मैंने बताया नहीं, और पहले बता देता हूँ, ठीक है। ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल, देखो ये और एक और चीज़, ठीक है। अच्छा चलो, अभी देखो मैकेनिकल वेव्स में दो टाइप के वेव्स होते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है क्या, मैकेनिकल। हाँ, एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एक वेव कुछ ऐसी बन रही है और एक वेव कुछ ऐसी बन रही है। बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, एक बार मैं जरा देख लो, ठीक है। ये जो वेव्स है इसको बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, और ये जो बोलेंगे इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको ये कैसा होता है। देखो, ट्रांसवर्स वेव्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मीन पोजीशन। मतलब समझ में आया? उसके जो मेन पोजीशन से जो है वो उसको परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। जबकि ये वाला जो है ये कैसा रहता है, इज पैरेलल टू द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से ये पैरेलल रहता है, या फिर मेन पोजीशन नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि ट्रांसवर्स वेव्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द वेव। जिस डायरेक्शन में, अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो उसके डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होगा। क्यों? जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वो परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसे वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स बोलेंगे। और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या रहता है, दे आर पैरेलल टू द, ये पैरेलल कैसा होगा मैं बताता हूँ, दे विल बी पैरेलल टू द, हाँ, फ्लो टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। समझ में आ गया? अब कैसा मैं बताता हूँ, देखो ये है ना, ये ऐसा स्प्रिंग जैसा है, ठीक है, और ये मैं इसको, या मैं साउंड वेव्स का अगर एग्जांपल दूँ, तो मैं अगर यहाँ से बोल रहा हूँ तो साउंड वेव्स जब प्रोड्यूस हो रही है, समझो ये अपना मुंह था, यहाँ से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, ये ऐसा प्रोड्यूस हो रही है, और आगे जाते जाते जो है ये, अरे वो फैलेगी। तो अब क्या हो जाएगा मालूम है, यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स है ना, ये मैंने पहले बोला ए, तो ये जो आवाज़ गई ना, ये इस एयर को ऐसा कॉम्प्रेस करी, समझ में आया, फिर वो रिलैक्स हुई, फिर कॉम्प्रेस हुई, रिलैक्स, समझ में आया। तो कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन ये होता है इसके अंदर, किसके अंदर, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में। तुम लोग को समझ रहा है? जैसे कि स्प्रिंग को आपको दबा के छोड़ देंगे तो देखो ऐसा ऐसा होते रहेगी, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ठीक है। तो अगर उसके मूवमेंट को हम लोग देखेंगे तो डायरेक्शन के हिसाब से ये पैरेलल रहेगा। ये हिस्से को देखकर बोल रहे, टॉप के हिस्से को देखकर बोल रहे। कुछ समझ रहा है तुम लोगों को? क्या मैं कंफ्यूज किया? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये हो जाता है क्या, इसके बारे में, किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन, या हाउ आर मैकेनिकल वेव्स
डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आता है द लास्ट वन एंड द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर साउंड वेव्स। देखो साउंड वेव्स क्या होता है, तो याद रखो साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनल या लॉन्जिट्यूडिनली प्रोपगेटिंग वेव्स। क्या है साउंड वेव्स? साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनली प्रोपगेटिंग वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स इज अ वेव्स ऑफ अल्टरनेटिंग हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर रीजन्स इन एयर। अभी जो मैंने बोलने की कोशिश किया कि जैसा ही हम लोग बात करते हैं तो हमारे जो भी साउंड मुंह से निकलती है ये एयर मीडियम के पार्टिकल्स को जहाँ पर से भी वो जा रही है उसको कॉम्प्रेस करती है, समझ में आया। फिर जैसी वहाँ से गुजर जाती है, याद रखो हमारे आवाज़ में पार्टिकल्स नहीं है लेकिन हमारे साउंड में, मतलब साउंड में पार्टिकल्स नहीं है, खाली उसको बस वो रूह कैसा गुजर जाती है उसमें से, वैसा ये एयर में से गुजरती है। लेकिन जब भी जाती है एक प्रेशर मार के जाती है, जिस वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स जो है, पार्टिकल्स जो है वो ऐसे कॉम्प्रेस होते हैं, जब वो गुजर जाती है फिर रिलैक्स होते हैं, फिर कॉम्प्रेस होते हैं, रिलैक्स होते हैं। अब आप बोलेंगे सर चले गए तो फिर रिलैक्स कॉम्प्रेस क्यों हो रहे हैं? एक बार ऑसिलेट हो गए तो थोड़ा सा ऑसिलेट खुद ब खुद होते हैं, तो इसीलिए वो ऐसा होता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो याद रखो व्हाट आर साउंड वेव्स, तो साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनली प्रोपगेटिंग वेव्स। और दूसरा क्या बोलना है उसमें कि साउंड वेव्स इज़ अ वेव्स ऑफ अल्टरनेटिंग हाई एंड लो प्रेशर रीजन्स ऑफ एयर, उसके अंदर देखा जाता है। इतना समझा? ये चारों नहीं, ये 8 क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं वो 6.1 अभी पढ़ेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो घर पे पढ़ लेना। 6.1 में बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने इसमें कवर की है। 6.1 में लास्ट के 5-6 लाइन में कुछ 3 इफ़ेक्ट्स के बारे में बोला है, जैसा एको बोला है, इको बोलते हैं जिसको हम लोग, एको दिख रहा है नीचे से, हाँ एको बोला गया है। दूसरा है रिवर्बरेशन बोला है, और फिर तीसरा बोला है डॉपलर इफेक्ट। हाँ बता रहा हूँ मैं। याद रखिए अगर आप छोटे से घर में जहाँ पर ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स या सामान नहीं रखा है, खाली घर है, और अगर आप बात करते हो, आप किसी दूसरी जगह पर खड़े हो थोड़ा सा डिस्टेंस पे, और जो दूसरा आदमी है जो आपसे बात कर रहा है खाली जगह पे, सब लोग नया नया घर खरीद रहे हैं और कुछ ऐसा बात कर रहे हैं, उसकी आवाज़ इतना ज़्यादा रिपीट होती है कि आपको समझ में नहीं आता है। इस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्बरेशन वगैरह। क्यों? क्योंकि जैसा उन्होंने बोले साउंड ट्रैवल की, कुछ ऊपर टकरा कर आप तक आई, कुछ सामने टकरा कर आप तक आई, उस तक भी आई, कुछ टकरा कर राइट में गई होगी, टकरा कर आप तक आई, लेफ्ट में गई होगी, टकरा कर आप तक आई, नीचे से टकरा कर आप तक आई, तो हर जगह से ये आ रही है। अब आप बोलेंगे सर फिर रिवर्बरेशन और इको में या एको में क्या फ़र्क है? तो याद रखो एको में जो होता है साउंड का गैप होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए, इसीलिए एको के लिए चाहिए कि आप थोड़ा डिस्टेंस वाले रूम पर खड़े रहें, लेकिन इतना बड़ा डिस्टेंस होना चाहिए कि साउंड वेव जब टकरा कर, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले कि वेव्स, साउंड वेव्स कैसा रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो जब टकरा कर वो वापस आती है तो उस टाइम पे एक वेव्स और दूसरे वेव के बीच में अपने पास पहुंचने के लिए 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। लेकिन जब हम छोटे से एरिया में या छोटे से रूम में जब हम लोग बात करते हैं खाली जगह में, तो वो क्या होता है एको से भी आगे चला जाता है, यानी एको से भी शॉर्ट डिस्टेंस में अगर आवाज़ आ रही है उसको बोलेंगे क्या? रिवर्बरेशन। कुछ समझा? डॉपलर इफेक्ट क्या है मालूम है? एकदम इजी है, और ये बोला कि तुम्हारे प्रीवियस इसमें पढ़े होंगे, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट एकदम इजी वे में अगर मैं बोलूँ तो क्या है? एकदम इजी। रेलवे के प्लेटफॉर्म पे हम खड़े रहते हैं, ट्रेन आती है, ये डॉपलर इफेक्ट है। ये जो आवाज़ ऐसा लगता है कि आ रही वो जो है, अरे सच में ये जो है इसको बोले, अरे समझ में आया? हाँ, कि ये पूरे पैराग्राफ में जो भी मैंने 8 पॉइंट्स कवर किया हूँ, अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें लिखा है जो मैंने इसमें कवर किया हूँ। 6.1 ख़त्म हुआ।
अभी 6.2 के लिए क्या बोल रहा है, इट इज़ एज गुड एज, हम लोगों ने इसको भी पढ़ चुके हैं, ज़रा 6.2 को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बोलता है कि अगर हम लोग किसी तालाब के किसी छोर पर खड़े रहे, यानी कि एंड पर खड़े रहे, और क्या करेंगे कि एक पत्थर लिए और उसके अंदर उसको ड्रॉप किए, पानी के अंदर कोई हलचल, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, लेकिन जैसा ही हम लोग ये मतलब इसको पत्थर को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि जैसे ही वो अंदर गिरेगा, वो क्या करेगा, एक मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। जैसे ही वो गिरेगा, पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो प्रेशर देगा, जिस वजह से उसमें हलचल क्रिएट होगी। वो डिस्टर्बेंस अगले एक मॉलिक्यूल अपने बाजू वाले को देगा, वो उसके बाजू वाले को, और ऐसा करते करते क्या हो जाएगा, वेव क्रिएट होगी। देखो वहाँ रिपल लिखा, RIPPLE, रिपल्स, पहली लाइन में, वेरी फर्स्ट लाइन, 6.2 का वेरी फर्स्ट लाइन। रिपल्स मतलब क्या, वो लहरें जो क्रिएट हो रही है पानी में पत्थर को ड्रॉप करने से, वो रहेगा रिपल्स, और वो एक सर्कुलर वे में होगा और वो ऐसा बनते जाएगा। समझ में आया? तो उसके बारे में ही बोला गया है, और बोला गया है कि कुछ देर के लिए ही अगर आप और कंकर नहीं डालते हो तो ये सारे रिपल्स या ये सारे वेव जो है ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहेंगे, और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद वो चले जाएंगे, मतलब पानी में थोड़ा सा मोशन रहेगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो रुक जाएगा, ऐसा बोला गया है। अरे कुछ समझा कि नहीं समझा? अब पेज नंबर 131 राइट हैंड साइड, सेकेंड पैराग्राफ में शुरू की जो 5 लाइंस दी हुई है, याद रखो उसमें प्रोग्रेसिव वेव का डेफिनेशन दिया हुआ है। प्रोग्रेसिव अलग होगा, 6.2 प्रोग्रेसिव वेव में शुरू किया, मैं बोला ही नहीं कि मैं प्रोग्रेसिव वेव पढ़ा हूँ। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या, एकदम सिंपल, वो वेव जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है प्रोग्रेस हो रही है, आगे जा रही है। अब आप बोलेंगे सर पानी में डाले तो फिर पानी को क्यों बोल रहे हैं? तो पानी हर जगह में, मतलब प्रोग्रेस होना मतलब क्या, हर डायरेक्शन में या एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना। तो पानी भी जो है वो वेव्स बनाते बनाते चारों डायरेक्शन में, मैं बोलूँगा पूरे डायरेक्शन में फैलता है। वैसा ही साउंड वेव्स भी क्या है, इज़ अ प्रोग्रेसिव वेव, ये हर डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं जो दरवाजे के पास मेरे पीछे खड़ा है उसको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, आवाज़ उस तक भी जाएगी। समझ में आया? तो प्रोग्रेस हो रही है, साउंड जो है आगे 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 जा रही है, तो इसलिए उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे। अरे समझा कि नहीं? यहाँ पर देखो डेफिनेशन पेज नंबर 131 राइट हैंड साइड सेकेंड पैराग्राफ में दिया है, अ वेव इन विच द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम ट्रेवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन कंटिन्यूसली, ठीक है, विदाउट एनी डंपिंग और ऑब्स्ट्रक्शन है ना, फ्रॉम वन पार्टिकल, अच्छा ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इन इज अ प्रोग्रेसिव वे, और प्रोग्रेसिव वे का दूसरा नाम है ट्रैवलिंग वे, यानी वो जो एक डायरेक्शन में या मैनी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, तो उसके बारे में बोला है। समझ में आ गया आपको? आता है 6.2.1, ये प्रॉपर्टीज़ को इम्पोर्टेंट मान लो, और इसके बाद जो इक्वेशन आएगा उसको वेरी इंपॉर्टेंट मान लेना। ठीक है, पता नहीं वो हो पाएगा कि नहीं आज, लेकिन ये कम से कम ये 10 है क्या 8 है, कितने पॉइंट है? 10 पॉइंट है। ये 10 पॉइंट को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। इजी है, बहुत इजी है, और कम से कम इसको जो है आपको 6 तो भी याद रखना। ये 3 मार्क्स के लिए आएगा, मैक्स टू मैक्स लिख लो कि अगर ये आया तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। लिखा हुआ है ना रे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, कोई भी प्रोग्रेसिव वेव की ये प्रॉपर्टीज़ देखी जा सकती है। देखो एक एक चीज़ पढ़कर करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। ईच पार्टिकल इन मीडियम, ठीक है, ऐसा समझो कि प्रोग्रेसिव वेव क्रिएट हो चुकी है, उसके बाद हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें वो हमको समझना है। ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। बेस्ट एग्जांपल है पानी के अंदर पत्थर ड्रॉप करो, आप देखोगे कि वेव जो है चारों तरफ से सर्कुलर वे में हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कभी ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, पानी, समझ में आया? तो ये क्या हो जा रहा है, एक तरीके से हम लोग को ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह दिखा जा रहा है, मतलब देखा जा रहा है। समझ में आया? पहला पॉइंट समझा? तो याद रखो पहले पॉइंट में 2 चीज़ याद रखना है, सारे पार्टिकल सेम टाइप से वाइब्रेट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट में छोटा पॉइंट क्या है, सारे पार्टिकल सेम टाइप में वाइब्रेट करेंगे, और दूसरा यह है कि हर पार्टिकल जो है SHM परफॉर्म करेगा। समझ में आ गया? उसके बाद सेकंड,
all vibrating particles of the medium have same amplitude और पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये तो एकदम इजी है। सेम एम्पलीट्यूड मतलब क्या, मैंने आप लोगों को बोला था, अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर हम लोग किसी चीज़ को रस्सी को अगर ऐसा मूव कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड जितना बन रहा है अगली बार भी उतना ही बनते रहेगा, नीचे ऊपर हर जगह पर उतना ही बनेगा। तो सेम एम्पलीट्यूड है, अगर एम्पलीट्यूड सेम है डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी और पीरियड भी सेम रहेगा। समझ में आया? तो वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। थर्ड, द फेज। अभी फेज को उसने डिस्क्राइब किया, देखो, दैट इज द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल, यानी कि वेव में अगर एनर्जी क्रिएट होती है या डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहा है मतलब ऑसिलेट हो रहा है उसके बारे में बोला। देखो, द फेज चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, मतलब समझा। देखो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, ये वाइब्रेट होने वाला है, लेकिन उसके बाजू वाला उसके मुकाबले कुछ अलग इसमें है, क्यों, थोड़ा ऊंचाई पे है, उसके बाद वाला थोड़ा और ऊंचाई पे। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट, यानी कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे नहीं रहेगा परमानेंटली। अगर उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाएगा तो डेफिनेटली वो मूव करेगा, ऐसा बोलने का मतलब है। ईच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट मोमेंटरीली, मतलब क्या, मूव करते करते वो आहिस्ते आहिस्ते क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएंगे, ऐसा बोला। वाइल एट द एक्सट्रीम पोजिशन, समझ में आया? इसके बाद पांचवा, द पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू द देयर मीन पोजीशन। ये हम लोगों ने ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़े थे कि पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो अपने मीन पोजीशन पे जब भी होता है वो मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी पे होता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। और जब वो अपने एम्पलीट्यूड पे पहुंचता है तो वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो रुकता है, उसके बाद फिर वो वापस आता है। तो याद रखो, एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी 0 हो जाती है और एट मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। वैसा इधर भी बोला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि ये भी ऑसिलेट कर रहे हैं। इसके बाद आता है ड्यूरिंग, सिक्स्थ है ना, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद द वेव, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल। ये कई बार बोल चुका हूँ, समझा? कि अगर सपोज करो कि पानी के अंदर अगर पत्थर फेंकेंगे तो क्या हो जा रहा है, बोलो ना, कि वेव क्रिएट हो रही है, यानी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर हुई। हाँ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है मगर पार्टिकल वहीं पर नाच रहे हैं। समझ में आ गया? सेवेंथ, द वेव प्रोपगेट्स थ्रू द मीडियम, ठीक है, विथ द सर्टन वेलोसिटी। देखो ये बहुत ज़रूरी है जानना और समझने के लिए कि कोई भी वेव जो है, ठीक है, उसके अंदर उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है मीडियम पे। डेंस मीडियम रहेगा तो वेलोसिटी नेचुरली स्लो रहेगी। समझ में आ गया? और मीडियम अगर हाँ नॉर्मल मतलब अच्छा रहा तो ज़्यादा मिसाल के तौर पे अभी मैं जो बोल रहा हूँ, हमारे साउंड से जो वेव्स बन रहा होगा एयर में, एयर मॉलिक्यूल्स में, पानी के मुकाबले यहाँ ज़्यादा फ्रीली बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो डेंसिटी वो कम है। पानी में थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, डेंसर मीडियम है, क्योंकि लाइट मालूम ना अपने बोले, हाँ ने वो जा रहे थे। समझ में आया? तो याद रखो कि डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, इन शॉर्ट मेरा बोलने का मकसद क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम वेव्स जो है उसकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। एट्थ वाला क्या है, प्रोग्रेसिव वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखो मैं बोला था कहाँ गया, प्रोग्रेसिव वेव दो टाइप के होते हैं, मैकेनिकल, ये क्या लिख दिया, हाँ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल, तो वो बातें लिखी है। अब देखो यहाँ पर ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल को समझाने की कोशिश किया है जो हम लोग ने ऑलरेडी समझ चुके हैं। क्या है वो? इन ट्रांसवर्स वेव्स वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल आर परपेंडिकुलर। देखो ये बोला हूँ मैंने, अच्छा ये मिटाया नहीं हूँ, समझ में आया? हाँ, और क्या है ये, वेव्स एंड प्रोड्यूस क्रिस्ट एंड ट्रफ इन देयर मीडियम, यहाँ पर क्रिस्ट एंड ट्रफ बनेगा, बराबर है। और इसके अंदर देखो क्या हो जाएगा, इन लॉन्जिट्यूडनल वेव वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल आर अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड प्रोड्यूसेस कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ये जो मैंने स्प्रिंग के जैसा आप लोगों को बोला था और एग्जाम्पल भी दिया था कि साउंड वेव्स जो होते हैं जहाँ जहाँ से गुजरते हैं वहाँ से जो साउंड एनर्जी गुजरती है तो एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन, हाँ ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है एकदम से। समझ में आ गया? हो गया। एंड द लास्ट एंड द 10th वन, both the transverse as well as longitudinal mechanical waves
can propagate through solids, but only longitudinal can propagate through fluid. ये बहुत ज़रूरी है. Okay, with this I end up with my today's lecture. Thank you.